नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे रीजनिंग के टॉप 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने के बहुत ही इजी और आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ये प्रश्न है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इसको डायरेक्ट जोड़ देते, 4 3 7 आंसर देके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत है। गलत कैसे है? कोई चींटी है, कहा गया एक चींटी 3 मीटर चलती है, तो कोई जमीन है, यहां पे चलेगी चींटी, कितना चलेगी? 3 मीटर। अब 3 मीटर चींटी यहां पे चली, फिर 4 मीटर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती। अब यहां से ऊपर एक वृक्ष है 4 मीटर, यहां पे उस वृक्ष पर चढ़ गई। अब पूछा गया कि वह अपने मूल स्थान से, यानी कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी होती है, ये वाली। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं, 3 और 4 जोड़कर 7 आंसर देते हैं, जो कि गलत होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पे लंब दिया गया है, लंब कितना है? 4, और कर्ण कितना है? लंब कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। आपको कर्ण निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 मिलके कितना हो जाएगा? 16 9 मिलकर हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 और 25 को बाहर निकालेंगे, रूट के अंदर में है, पेयर बनेगा, बाहर निकालेंगे, कितना आ गया? 5 मीटर, जो कि आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपको बताना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो मिक्स सीरीज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालेंगे, 2 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 6, यहाँ पे डिफरेंस आया 0। यानी कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यहां से काम नहीं बनने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब है मिक्स सीरीज इसमें है। इसका मतलब क्या है? इसमें मिक्स सीरीज है। अब क्या करने वाले हम लोग, मिक्स सीरीज में देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, 3 दूना कितना? 6, फिर 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना जो आएगा नंबर यहाँ 48 आएगा। लेकिन हमें ये नंबर तो चाहिए नहीं, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो क्या कर रहे होंगे, इसको जरा देखो, 5 से 12 हुआ, प्लस कितना हुआ? तो प्लस 7 हुआ। अब फिर 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 19। अगर यहाँ पे 19 है तो फिर 7 जोड़ने पर 26 होना चाहिए। तो 19 में 7 जोड़ेंगे, कितना? 26। इसका मतलब पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? 19 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, 30 जनवरी यहां पे नोट डाउन करना है, 2013। फिर दिया गया 2 मार्च, आपसे पूछा गया कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? 2013 को कौन सा दिन था? यहां पे कौन सा दिया गया है? गुरुवार, यानी कि थर्सडे। अब अगर यहाँ पे ईयर सेम होता है, अगर ईयर सेम होता है तो हमें ईयर से कोई मतलब नहीं है, ईयर सेम है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें ऑड डेज 2 महीनों के बीच में निकालना होगा, और 2 महीनों के बीच में ऑड डेज निकालने का तरीका, इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर लिखो। आपके कैलेंडर में पहले क्या आएगा? जनवरी, और जनवरी में 30 तारीख हो चुकी है, बचा कितना दिन है? 1। फरवरी देखो, यहाँ पे साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी, तो 28 को 7 से भाग दे के छोटा करोगे 0 हो गया, प्लस मार्च में 2 तारीख तक ही जाना है, 2 को नोट डाउन कर लो, 2 1 मिलके कितना हो गया? 3। अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो दिए गए दिन में +3 कर दो, और पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो। तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था?
गुरुवार, तो आपसे पूछा गया 2 मार्च 2013, इसका मतलब कैलेंडर में आप जा रहे हो आगे तो प्लस करोगे 3, यानी कि गुरुवार। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ना, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा? रविवार यानी कि संडे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें लगभग बच्चे गलती करते हैं। प्रश्न है, एक घड़ी 22 सेकेंड में 12 बार बजती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? अब देखो, फार्मूला से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। T1 अपान T2 इक्वल S1 माइनस 1 अपान S2 माइनस 1। टाइम कितना दिया गया है? सबसे पहले 22 सेकेंड, तो 22 सेकेंड लिख लो। T2 का मान दिया गया है, नहीं दिया गया, निकालना है। S1 का मान कितना है? 12 दिया गया है, तो 12 माइनस 1 करोगे 11 बटे S2 का मान दिया गया है 8, तो 8 माइनस 1 करोगे कितना होगा? 7। 11 से कितनी बार? 2 बार। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये T2 है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, यानी कि 14 बार घड़ी बजेगी। यानी कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? 14 सेकेंड। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। कहा गया 12 बार बजने में 22 सेकेंड लगता है, इसका मतलब एक बार तो घड़ी बज चुकी है, उसके बाद चलना शुरू करेगी, तो कितने इंटरवल होंगे? 11। तो 11 बार बजने में 22 सेकेंड लग रहा है, तो एक बार बजने में 2 सेकेंड लगेगा। इसी प्रकार 8 बार पूछा गया है, तो एक बार तो तुरंत बजेगा, तो 7 बार का निकालना है। 7 बार बजने में कितना समय लगेगा? तो 7 दूना 14 सेकेंड आपका लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। एक कॉन्सेप्ट था, एक ट्रिक था, दोनों आपको याद रखना है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, एक घड़ी 10 सेकेंड में 6 बार बजती है, तो उसे 12 बार बजने में कितना समय लगेगा? अब 6 बार बजने में सबसे पहले फार्मूले से कर लो। फार्मूला क्या था? T1 अपान T2 इक्वल S1 माइनस 1 अपान S2 माइनस 1। T1 के स्थान पे कितना रखोगे? 10 बटे T2 का मान निकालना है, इक्वल S1 कितना है? तो 6 है, 6 माइनस 1 करो कितना होगा? 5 अपान S2 का मान कितना है? 12, तो 12 माइनस 1 करोगे 11। 5 से कितनी बार? 5 से 2 बार। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो T2 का मान आ जाएगा 11 दूना 22। 22 क्या होगा? सेकेंड। तो 22 सेकेंड लगेंगे 12 बार बजने में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं। 6 बार बजने में कहा गया 10 सेकेंड लगता है, इसका मतलब एक बार तो घड़ी बज गई होगी, एक बार घड़ी बजी होगी, उसके बाद चलना शुरू करेगी, तो इसका मतलब 5 बार बजने में 10 सेकेंड लग रहा है, तो एक बार बजने में 2 सेकेंड लगेगा। लगेगा या नहीं? लगेगा ना। अब आपसे पूछा गया 12 बार बजने में, तो एक बार बज जाएगा तो बचेगा कितना? इंटरवल होगा 10 का, तो इसका मतलब पूछा गया कि 10 बार बजने में कितना लग जाएगा? 20 सेकेंड लगे। अच्छा, यहाँ पे कितना है? 12 है ना, तो 11 होगा भाई। 12 है तो 11 होगा ये। तो क्या पूछा गया आपसे? 11 बार बजने में कितना सेकेंड लगेगा? तो 11 बार बजने में लग जाएगा आपका 22 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद है इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।